स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ऑर्गन पाइप्स की सीढ़ी की, जिसमें अपन ने देखा बंद ऑर्गन पाइप और खुले ऑर्गन पाइप में कंपन की विधाएं। ठीक है, तो बच्चों पर इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बंद ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति n है। एक बंद ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति कितनी बच्चों? n है। यदि इसे लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ऊपरी तथा निचले भाग के कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होगी? एक बंद ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति n है। यदि इसे लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ऊपरी तथा निचले भाग के कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, ये अपने पास एक बंद ऑर्गन पाइप है जिसके कंपन की जिसकी लंबाई सपोज करो L है। तो आपको पता है बच्चों, इसके कंपन की मूल आवृत्ति n बराबर होगी V/4L। V/ क्या होगी? 4L। अब जब अपन इससे लंबाई के लंबवत दो भागों में काटेंगे तो सपोज करो ऊपरी भाग के कंपन की मूल आवृत्ति n1 है और निचले भाग की कंपन की मूल आवृत्ति n2 है। लेकिन आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला आधा पाइप, ऊपर वाला जो भाग बनेगा वो अब बच्चों बंद ऑर्गन पाइप नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? खुला ऑर्गन पाइप हो जाएगा। अतः इसके कंपन की आवृत्ति n1 जो होगी वो किससे दी जाएगी बच्चों? V/2, और L की जगह लोगे आप L/2, क्योंकि लंबाई क्या होगी? आधी होगी, और ये बन जाएगा बच्चों V/L। इसको मैं इस टाइप से अरेंज कर सकता हूं, 4V/4L। क्या? 4V/4L, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं इस n से, तो n के फॉर्म में लिखना चाहता हूं उसको। तो बच्चों ये तो बन गया n, तो बताओ कितनी आ गई? 4L। तो इसके ऊपरी भाग के कंपन की जो मूल आवृत्ति होगी, इसके ऊपरी भाग के कंपन की जो मूल आवृत्ति होगी वो तो कितनी हो जाएगी? 4n। और निचले आधे भाग के कंपन की मूल आवृत्ति V/, ये बंद ऑर्गन पाइप भी रहेगा इसलिए L की जगह हो जाएगा L/2, और ये हो जाएगा 2V/4L, और ये हो जाएगा 2n। इसके ऊपरी भाग के कंपन की मूल आवृत्ति 4n हो जाएगी, और निचले भाग के कंपन की जो आवृत्ति होगी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2n हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक खुले ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति, एक खुले ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति n है। एक खुले ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति जो है बच्चों क्या है? n है।
यदि इसे आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया जाए यदि इसे आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया जाए तो अब कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होगी। अब ध्यान दो बच्चों, ये अपने पास खुला ओवन पाइप है, इसके कंपन की मूल आवृत्ति n जो होगी वो बनेगी v/2l। अब यदि आपने इसे आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया गया तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि जो वायु स्तंभ की जो लंबाई हो जाएगी वो आधी बच जाएगी। ठीक है, अपन को वायु स्तंभ की लंबाई लेनी होती है तो वायु स्तंभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। दूसरा, ये पाइप जो है वो अब खुला ऑर्गन पाइप नहीं रहकर क्या हो जाएगा बच्चों, बंद ऑर्गन पाइप हो जाएगा। अतः इसके कंपन की मूल आवृत्ति n' जो होगी वो कितनी हो जाएगी, v/4l। लेकिन l की जगह L/2 लेना पड़ेगा क्योंकि लंबाई आधी हो गई और ये बन जाएगा v/2l। और इससे पता चला बच्चों n' का मान किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि एक खुले ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति n है और इसे आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया जाए तो अब भी इसके कंपन की मूल आवृत्ति n ही रहेगी। अब भी इसके कंपन की मूल आवृत्ति क्या रहेगी, n ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अपने पास L तथा L+y, L तथा L+y लंबाई के दो खुले ऑर्गन पाइप हैं। ये L लंबाई का है और ये है बच्चों L+y, जहां y वेरी वेरी लेस देन L है, जहां पर y का मान इस लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है। इन दोनों पाइपों को एक साथ ध्वनि करने पर इन दोनों ऑर्गन पाइपों को एक साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे, कितने विस्पंद सुनाई देंगे। अर्थात आपको विस्पंद आवृत्ति चाहिए और आपको बच्चों पता है कि विस्पंद आवृत्ति जो होती है दोनों के कंपन की आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। तो सपोज करो पहला जो ऑर्गन पाइप है इसके कंपन की मूल आवृत्ति n1 है, वो v/ क्या बनेगी, 2l, और n2 क्या बनेगी बच्चों, v/2 इंटू L+y। तो विस्पंद आवृत्ति या प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या, विस्पंद आवृत्ति स्मॉल n बराबर क्या बनेगी बच्चों, n1 माइनस n2 के बराबर होगी। इसमें मैं v/2 तो कॉमन ले लेता हूं और ये बनेगा 1/L माइनस 1/L+y और ये बन जाएगा v/2 L इंटू L+y। बच्चों एलसीएम आ गया और ये बनेगा L+y माइनस L, L एंड L कैंसिल, या n बराबर बनेगा vy/2। एक L कॉमन और ले लेता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों 2l² और ये बन जाएगा 1 + y/l, और इस y/l को नगण्य माना जा सकता है। इसलिए बच्चों प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या आ गई आपके पास vy/2l²। कितनी आ गई, vy/2l²। तो बच्चों
इस टाइप से ये जो खुले ऑर्गन पाइप्स और बंद ऑर्गन पाइप्स पे क्वेश्चन बनेंगे। अब इस ऑर्गन पाइप्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है अनुनाद नली। तो अपन ये देखते हैं कि अनुनाद नली से जो किस पर आधारित है, अनुनाद की घटना पर आधारित है। और अनुनाद क्या होता है आपको पता है कि जब चालक और चलित की आवृत्ति बराबर हो जाती है तो उस समय कंपन का आयाम एवं ऊर्जा का स्थानांतरण अधिकतम होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो बच्चों आगे भी पढ़ेंगे अनुनाद नली और रेजोनेंस ट्यूब। अनुनाद नली और रेजोनेंस ट्यूब। और इस अनुनाद नली की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, अपन ध्वनि का वेग ज्ञात करते हैं। अनुनाद नली और रेजोनेंस ट्यूब। तो बच्चों क्या होता है, इसमें एक लकड़ी का इस टाइप का तख्त टाइप होता है, वर्टिकल खड़ा। और इसमें तांबे या पीतल की एक नली होती है जिसको अपन रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। ये इस टाइप की एक नली होती है। इस टाइप की नली होती है और इस नली में एक्चुअली वाटर लेवल जो है अपन को क्लियर कट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें पानी कहां तक भरा है, इसके लिए यहां पर सफेद प्लास्टिक की या कांच की एक नली और लगी होती है। सफेद प्लास्टिक या कांच की नली होती है और इन दोनों नलियों को एक रबर की नली द्वारा इस टाइप से जोड़ दिया जाता है। अब आपको पता है कि बच्चों जब ये नलियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो दोनों में वाटर लेवल तो सेम होगा, तो इसके आधार पर वाटर लेवल को देख लिया जाता है। जो वाटर लेवल इसमें होगा वही वाटर लेवल इसमें होगा। और यहां पर बच्चों क्या है कि एक मीटर स्केल लगा होता है। इस मीटर स्केल की सहायता से अपन क्या करते हैं, वायु स्तंभ की लंबाई को मापते हैं। ये मीटर। यहां पर इस अनुनाद नली में पानी के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए क्या होता है कि यहां पर एक स्टैंड होता है और एक स्टैंड से यहां पर एक बेलनाकार पात्र लगा होता है और इस बेलनाकार पात्र का संपर्क जो होता है वो इस अनुनाद नली से एक रबर की नली द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया जाता है ऐसे। ठीक है। और ये बच्चों यहां पे अपन देखें, ये बेलनाकार पात्र है। इस बेलनाकार पात्र को बच्चों जैसे अपन ऊपर करेंगे तो आपको पता है द्रव का प्रवाह उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर होता है। द्रव का प्रवाह किधर होता है, उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर होता है। तो ये जो बेलनाकार पात्र में पानी भरा है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका पानी अनुनाद नली में आएगा और अनुनाद नली में क्या होगा, पानी का स्तर जो है वो ऊपर तक बढ़ जाएगा। यहां तक आ गया। जैसे और ऊपर लेके जाओगे बेलनाकार पात्र को, ये पानी आपको इसमें तो दिखाई देगा कि पानी कहां तक है। ठीक है बच्चों। और यहां पर
कुल मिला के इस बेलनाकार पात्र को अगर मैं और ऊपर लेके जाता हूं तो अनुनाद नली बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगी, और इस बेलनाकार पात्र को जैसे जैसे नीचे लेके आऊंगा तो अनुनाद नली का पानी इस बेलनाकार पात्र में आ जाएगा, और कुल मिला के अनुनाद नली में पानी का लेवल घट जाएगा। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, इस अनुनाद नली के मुंह पर एक स्वरित्र को बजाकर अनुनाद नली के मुंह पर एक पैड पे स्वरित्र को मारा जाता है, और क्या किया जाता है कि इस स्वरित्र को अनुनाद नली के मुंह पर लेके जाया जाता है, जिससे इसमें अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, इसमें अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब इस प्रयोग को बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको अधिकतम ऊंचाई पर लेके इतना ले जाते हैं कि अनुनाद नली लगभग पूरी भर जाए, फिर इसको धीरे 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 नीचे लाया जाता है और स्वरित्र को पैड पर मारकर इस अनुनाद नली के मुंह पर ले जाया जाता है, और वो स्थिति बच्चों ज्ञात की जाती है जब अपन को अनुनाद नली में तेज आवाज सुनाई दे। अनुनाद नली में तेज आवाज सुनाई दे, वो बच्चों अनुनादित प्रथम अनुनादित लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रथम अनुनादित लंबाई कहलाएगी। ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, इस अनुनाद नली को, इसको बेलनाकार पात्र को धीरे 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 नीचे लाते हैं, और वही स्वरित्र को बजाते हुए अपन ले जाते, स्वरित्र को बजाते हैं, अनुनाद नली के मुंह पर लेके जाते हैं, और फिर द्वितीय अनुनादित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं कि दूसरी बार अपन को फिर जब तेज आवाज सुनाई देगी तो वो द्वितीय अनुनादित लंबाई होगी। अब इसके लिए क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो प्रथम अनुनादित लंबाई 20 सेंटीमीटर आ गई, तो द्वितीय अनुनादित लंबाई, अभी अपन देखेंगे कि द्वितीय अनुनादित लंबाई जो होती है वो प्रथम अनुनादित लंबाई की 3 गुणा के करीब होती है। तो जैसे अगर ये प्रथम अनुनादित लंबाई 20 सेंटीमीटर आ गई तो द्वितीय अनुनादित लंबाई 60 सेंटीमीटर के करीब आएगी, इसलिए अपन लगभग 55 सेंटीमीटर तक का वायुस्तंभ बन जाए तब तक तो बिल्कुल फास्ट ले आते हैं, और फिर इसको धीरे धीरे लाते हैं, पैड पे स्वरित्र को मारते हैं, स्वरित्र को कंपित करते हैं, अनुनाद नली के सिरे पे लेके जाते हैं और आवाज अपन सुनते हैं, और इसको धीरे 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 नीचे लाया जाता है वाटर लेवल को, और जब अपन को दूसरी बार तेज आवाज सुनाई दे जाए तो वो बच्चों होगी द्वितीय अनुनादित लंबाई। ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय अनुनादित लंबाई अपन ज्ञात करेंगे, और किस बेस पर, अब देखो क्या अरेंजमेंट बनता है, इस पर ये आपको देखना है। ठीक है। तो बच्चों देखो, पहली स्थिति में इस टाइप का केस बनेगा। सपोज करो पानी यहां तक भरा है और ये इसमें इस टाइप से अप्रगामी तरंगे बन रही है। अब बच्चों अनुनाद नली के सिरे से प्रस्पंद जो होता है अनुनाद नली के ठीक सिरे पर नहीं बनकर कुछ ऊपर बनता है। प्रस्पंद जो है वो अनुनाद नली के ठीक सिरे पर नहीं बनकर कुछ ऊपर बनता है। तो प्रस्पंद की अनुनाद नली के सिरे से जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं अंत्य संशोधन या सिरा संशोधन। क्या बोलते हैं बच्चों? अंत्य संशोधन या सिरा संशोधन अपन बोलते हैं। और सपोज करो कि ये जो प्रथम अनुनादित लंबाई है वो L1 है। प्रथम अनुनादित लंबाई जो है वो क्या है? L1 है। फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, इस पानी के लेवल को धीरे 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 नीचे लाते हैं, और सपोज करो कि अब दूसरी कंडीशन में जो इस टाइप से कंपन उत्पन्न होते हैं, और ये वाटर लेवल यहां तक। सपोज करो कि द्वितीय अनुनादित लंबाई जो है वो L2 है और सिरा संशोधन तो वही X रहेगा, और ये बनेगा एंटीनोड, ये नोड है, ये एंटीनोड है, और ये अगेन नोड है। ठीक है बच्चों, आपको ये पता है कि ये जो लंबाई आएगी वो लैम्डा बाई कितनी होगी बच्चों? 4 होगी, और ये कितनी होगी? 3 लैम्डा बाई 4। तो इसका एनालिसिस अगर मैं करता हूं तो मेरे को पता चलता है कि देखो L1 प्लस X की जो वैल्यू होगी वो बनेगी बच्चों लैम्डा बाई 4, समीकरण नंबर 1। क्योंकि आपको पता है कि नोड व एंटीनोड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बाई 4 होती है। इस दूसरी कंडीशन में अगर बच्चों में देखता हूं अनुनादित लंबाई L2 है, तो आपको पता है कि L2 प्लस X जो होगा वो बनेगा 3 लैम्डा बाई 4, समीकरण नंबर 2।
अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और ये बनेगा L2 माइनस L1 बराबर बनेगा लैम्डा बाई 2, या लैम्डा बराबर बनेगा 2 इंटू L2 माइनस L1। लैम्डा बराबर क्या बनेगा बच्चों, 2L2 माइनस L1। ये मेरे पास स्वरित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य आ गई, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो अनुनाद नली में जो कंपन उत्पन्न हुए उनकी तरंग दैर्घ्य आ गई है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता है कि ध्वनि का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N इंटू लैम्डा। सपोज करो कि स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति n है, और बच्चों अपन ये जानते हैं कि ये किस पर आधारित है, अनुनाद पर आधारित है। तो इस बंद ऑर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति, कंपन की आवृत्ति और स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति आपस में बराबर होगी। इसलिए आप क्या कहेंगे, v बराबर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, और ध्वनि का वेग v बराबर आ जाएगा 2n इंटू L2 माइनस L1। इसके बाद बच्चों अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसमें सिरा संशोधन देखते हैं। सिरा संशोधन या एंड करेक्शन, सिरा संशोधन और एंड करेक्शन या अंत्य संशोधन भी बोलते हैं इसको। तो पहली बात तो सिरा संशोधन को अपन डिफाइन करेंगे कि अनुनाद नली में प्रस्पंद, अनुनाद नली में प्रस्पंद नली के ठीक सिरे पर नहीं बनकर कुछ ऊपर बनता है। प्रस्पंद की नली के सिरे से दूरी सिरा संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सिरा संशोधन कहलाता है। अब x की वैल्यू आपको बच्चों पता लगानी है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे अपन, और समीकरण 2 में से घटाएंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस 3L1 माइनस 2x बराबर 0, क्योंकि ये हो जाएगा 3L1 प्लस 3x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, या 2x इज इक्वल टू बनेगा L2 माइनस 3L1, और x बराबर बनेगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। इससे बच्चों अपन सिरा संशोधन का मान ज्ञात कर लेंगे, L2 माइनस 3L1 बाई 2। अब ध्यान दे बच्चों एक बात, यदि अनुनाद नली आदर्श हो, आदर्श नली हो, आदर्श अनुनाद नली में क्या होता है बच्चों, सिरा संशोधन का मान 0 होता है। तो x बराबर 0 हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, L2 माइनस 3L1 बाई 2 इक्वल टू 0, या L2 इज इक्वल टू 3L1। अतः बच्चों अनुनाद द्वितीय अनुनादित लंबाई जो होगी, प्रथम अनुनादित लंबाई की कितनी गुना होती है, 3 गुना होती है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय अनुनादित लंबाई जो होती है वो प्रथम अनुनादित लंबाई की कितनी गुना होती है बच्चों, 3 गुना होती है। क्लियर ये चीज।
और वैसे देखा जाए अगर सिरा संशोधन का मान 0 नहीं हो तो बच्चों किसके बराबर होगी, L2 बराबर 3L1 प्लस 2x के बराबर होगी। L2 बराबर क्या होगी, 3L1 प्लस 2x, अर्थात यदि सिरा संशोधन का मान 0 नहीं हो तो द्वितीय अनुनादित लंबाई प्रथम अनुनादित लंबाई के 3 गुणा से भी कुछ ज्यादा होगी, 3 गुणा से भी कुछ ज्यादा होगी। अब एक चीज और ध्यान दें बच्चों, इस L1 और L2 के फॉर्म में तो अपन सिरा संशोधन इस टाइप से देखते ही देखते हैं। अनुनाद नली की त्रिज्या के आधार पर भी सिरा संशोधन देखा जाता है और सिरा संशोधन x की वैल्यू बच्चों 0.61 into r ली जाती है। सिरा संशोधन जो लिया जाता है कितना लिया जाता है, 0.61 into r, अर्थात अनुनाद नली की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी सिरा संशोधन का मान उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, अतः अनुनाद नली के आदर्श अनुनाद नली होने के लिए आवश्यक शर्त है कि उसकी जो त्रिज्या है वो उसकी लंबाई की तुलना में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों अपने पास अनुनाद नली, और अनुनाद नली द्वारा अपन ध्वनि का वेग कैसे ज्ञात करेंगे और सिरा संशोधन क्या होता है, और ये अपन ने ये भी देखा कि द्वितीय अनुनादित लंबाई का जो मान होता है प्रथम अनुनादित लंबाई का 3 गुना होता है। सिरा संशोधन का जो सूत्र है ज्ञात करने का वो L2 - 3L1/2 होगा। ये तो हुआ अनुनादित लंबाइयों के हिसाब से, लेकिन अगर आपको अनुनाद नली की त्रिज्या दे दी जाए तो सिरा संशोधन x बराबर 0.61 into r से ज्ञात किया जाएगा। तो ये हुआ बच्चों अपने पास ऑर्गन पाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब अपन बच्चों लेंगे तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग, और इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों अपन देखते हैं तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग। बच्चों तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग है वो इस सूत्र से दिया जाता है, v = √T/m। v होता है √T/m, जहां पर T जो है बच्चों डोरी में तनाव है, T जो है वो क्या है बच्चों, डोरी में तनाव, और स्मॉल m जो है बच्चों वो क्या है, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये है डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब ध्यान दे बच्चों, स्मॉल एम क्या है, सपोज करो डोरी की कुल लंबाई अगर L है तो स्मॉल m क्या होगा बच्चों, m/L होगा, और m की जगह जब बेलनाकार अगर डोरी है तो आपको पता ये होगा πr² L × d अपॉन L से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल m क्या बन जाएगा आपके पास, πr² d। ये डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया अगर अपन को त्रिज्या और डोरी का घनत्व दे दिया जाए तो। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दें, ये बच्चों आपके पास एक तनी हुई डोरी है।
ये बच्चों आपके पास एक डोरी है और इस डोरी के निचले सिरे पर 2 किलोग्राम का पिंड बांधा गया है और इस डोरी का जो द्रव्यमान है वो 6 kg है। डोरी का जो द्रव्यमान है वो क्या है? 6 kg है। अब बच्चों इस डोरी के निचले सिरे पर यहां पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का विस्पंद उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाएगा? लैम्डा तरंगदैर्घ्य का विस्पंद उत्पन्न किया जाता है। तो इसके विस्पंद के ऊपरी सिरे ऊपर पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? तो विस्पंद के ऊपरी सिरे पर पहुंचने पर वेग क्या होगा? अब बच्चों लॉजिक समझें। आपको पता है बच्चों यहां पे तनाव कुछ अलग है, यहां पर तनाव कुछ अलग है। तो आपको ये पता है कि जो V इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा और ये बच्चों होता है T/m का रूट। अब आपको पता है कि आवृत्ति तो फिक्स है, तो लैम्डा जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? √T हो जाएगा। तो आपको पता है बच्चों लैम्डा 2/λ1 इक्वल टू हो जाएगा T2/T1 का रूट। अब बच्चों इस ऊपरी सिरे पर जो तरंगदैर्घ्य है वो λ2 है, निचले सिरे पर λ1 का मान लैम्डा है। तनाव बच्चों ऊपर कितना हो जाएगा? 6 इंटू ऊपरी सिरे पे तनाव हो जाएगा 8 इंटू जी, क्योंकि इस ऊपरी सिरे के लिए डोरी का जो भार है वो तो है ही है और प्लस 2 kg का जो द्रव्यमान लटकाया हुआ है उसका भार, तो टोटल कितना हो गया? 8g। और बच्चों निचले सिरे पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2g बनेगा और ये बच्चों 2 आ गया, तो λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2λ हो जाएगी। तो जब ये स्पंद इस डोरी के ऊपरी सिरे तक पहुंचेगा तो तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी बच्चों? डबल हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी? डबल।